नमस्ते। मैं अंशुमन और वी द पीपल चैनल की कोशिश है कि सुर्खियों के पीछे वो डायनेमिक्स और नैरेटिव्स को समझे जो आज हमारा फ्यूचर शेप कर रही हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सरकार पीआईएल का पूरा मैकेनिज्म ख़त्म करवा के हम लोगों का वो आखिरी रास्ता बंद कराना चाहती है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को थियोरी से हकीकत में बदल सकते थे। स्पेसिफिकली पीआईएल क्या है और कैसे आया, इसका ग्राउंड पर एक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा है, सरकार का जस्टिफिकेशन कितना सच है और इस मूव का असली आइडियोलॉजिकल एजेंडा क्या है। तो सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट की 2018 की रूलिंग कि हर उम्र की महिला सबरीमाला मंदिर में अब जा सकती है को एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट ने पीआईएल के जरिए फाइल किया था। और यही बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पकड़ ली है। इस केस की सुनवाई में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पीआईएल कल्चर का पूरा मैकेनिज्म खत्म कर देना चाहिए। तो पीआईएल का जो जुडिशल डॉक्ट्रिन है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 हर सिटीजन को अपने फंडामेंटल और लीगल राइट्स के वायलेशन पर कोर्ट्स को अप्रोच करने की पावर तो देता है, पर पीआईएल के पहले ये राइट केवल अग्रीव पार्टी के पास था जिसको लोकल स्टैंड आई कहते हैं। कोई और उसकी तरफ से कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकता था। पर सोचिए, आप एक गरीब कैदी हैं बिहार में, 6 साल से जेल में हैं बिना किसी ट्रायल के। महीनों से आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। आपकी फैमिली 100 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती है और मुश्किल से मिलने का बस का किराया जुटा पाती है, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कहाँ से जुटा पाएगी। ऐसी हालत में आप कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्सेस कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये केस हाइपोथेटिकल नहीं है। 1979 में कपिला हिंगोरानी ने जस्टिस भगवती को इन्हीं बिहार में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में लेटर लिखा कि कई तो बिना ट्रायल अपने मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस से भी ज़्यादा सालों से बंद थे, और जस्टिस भगवती ने उस लेटर को ही एक रिट पिटीशन मान लिया। यही वो मोमेंट था जब पीआईएल का जन्म हुआ। इस सिंपल रिकग्निशन से कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं वही उसे एक्सेस करने की सबसे कम स्थिति में होते हैं। पीआईएल के माध्यम से अब कोई भी उनके बिहाफ पर कोर्ट को अप्रोच कर सकता था जिसके पास बेटर मीन्स और लीगल नॉलेज हो केस फाइट करने के। और पीआईएल का इम्पैक्ट सिर्फ एक दो लोगों तक नहीं पर पूरी कम्युनिटीज तक पहुंचा है। जैसे 1992 में राजस्थान में भवरी देवी ने एक चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की, तो इसके बदले में अपर कास्ट लोगों ने उनका गैंग रेप कर दिया। पुलिस ने केस फाइल करने से इनकार कर दिया, लोकल कोर्ट्स ने फिर अक्यूज को बेल दे दी। पर जब विशाखा नाम के एक वुमेन्स राइट्स ग्रुप ने उनकी तरफ से पीआईएल फाइल किया तो ना केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन माना गया, पर इस एक केस ने पूरे देश की करोड़ों काम करने वाली औरतों के लिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ एक बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क की नींव रखी जो आज पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही कानपुर की टैनरीज दशकों से गंगा में अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट डंप कर रही थी। लोकल कंप्लेंट्स जाती रहती थी, पोल्यूशन बोर्ड को पता था पर कोई एक्शन नहीं। पर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक लॉयर के पीआईएल ने 50,000 से ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पर मजबूर किया और 600 टैनरीज को रेजिडेंशियल एरिया से बाहर शिफ्ट कराया। इसी तरह ये जो लॉ आया है कि कोई भी अस्पताल किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम का इलाज पेपर वर्क की वजह से नहीं रोक सकता, और ऐसे कई और बुनियादी रिफॉर्म्स, ये सब पीआईएल की वजह से आए हैं। पीआईएल ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बार बार थियोरी से हकीकत में बदला, उन लोगों के लिए जिनके पास खुद ये करने की कोई सूरत नहीं थी। और यही स्टेट को सबसे ज़्यादा खटकता है क्योंकि ज़्यादातर इन केसेस में स्टेट कोई न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं होता, वो दूसरी पार्टी होता है। जैसे 1990s में तूतुकुड़ी में रेजिडेंट्स स्टरलाइट के कॉपर प्लांट के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे। गैस लीक्स, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, रेस्पिरेटरी इलनेस। उन्होंने तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेन की, पर टीएनपीसीबी तो स्टरलाइट को सालों से क्लीन चिट देती आई थी। फिर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, पर वो तो प्लांट के ऑपरेशंस फैसिलिटेट कर रही थी। फिर वो अपनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास गए, पर यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में कंपनी का डिफेंस कर रही थी। मतलब हर दरवाज़ा उसी कमरे में खुलता था। पर पीआईएल के जरिए ये रेजिडेंट्स इस पूरी लोकल मशीनरी के ऊपर सीधा कोर्ट पहुंच पाए, जहां टीएनपीसीबी को एफिडेविट देना पड़ा और जिससे साफ एक्सपोज हो गया कि वो अपने ही पोल्यूशन डेटा में वायलेशंस रिकॉर्ड होने के बावजूद कंपनी को इतने सालों क्लीन चिट दे रही थी। इसी तरह नियमगिरी, जहां वेदांता रिसोर्सेज को बॉक्साइट माइनिंग के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की क्लियरेंस मिल चुकी थी,
पीआईएल के जरिए एक्सपोज हो गया कि मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की क्लियरिंग अपने ही फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर करके दी थी। मतलब इन पीआईएल्स ने स्टेट की कंप्लिसिटी और करप्शन को ऑन रिकॉर्ड एक्सपोज किया, और इसीलिए सबरीमाला केस के बहाने सरकार पीआईएल का पूरा मैकेनिज्म ही खत्म कर देना चाहती है, ये आर्ग्यूमेंट रख के कि फ्रिवलेस पीआईएल्स कोर्ट्स का टाइम वेस्ट कर रही हैं। पर ऐसे तो एफआईआर्स का भी मैसिव मिसयूज होता है पर्सनल वेंडट्टाज में, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हैरेस करने के लिए। पर इसका जवाब ये तो नहीं है कि एफआईआर का मैकेनिज्म ही खत्म कर दो। मलिशियस एफआईआर्स के अगेंस्ट सेफगार्ड्स हैं, एंटिसिपेटरी बेल्स, हाई कोर्ट्स उन्हें सेक्शन 482 की पावर से स्क्वॉश कर सकती है, और पीआईएल मिसयूज के अगेंस्ट भी सेफगार्ड्स हैं। कोर्ट्स ऐसे पिटिशंस को एडमिशन स्टेज पर ही डिसमिस कर सकते हैं, चाहे तो पीआईएल रखने वाले पर पेनल्टी भी रख सकते हैं। सरकार का दूसरा जस्टिफिकेशन ये है कि अब वो हालात नहीं है जो 1980s में थे, कि अब नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का लीगल एड फ्रेमवर्क बन गया है और ई कोर्ट्स की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया है, तो फिर अब पीआईएल की ज़रूरत कहाँ है। पर ये ज़्यादा बिलीवेबल तब होता जब अगर कोर्ट्स में 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग ना होते, अगर नालसा का लीगल एड एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचता जिनके लिए बना है, ना कि सिर्फ एक कागजी गारंटी बनकर बैठा होता। अगर ई कोर्ट्स का मतलब ये होता कि बस्तर में एक डेली वेज वर्कर बिना लॉयर के, बिना काम से छुट्टी लिए, बिना ये समझे कि किस कोर्ट का किस चीज़ पर जुरिस्डिक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मीनिंगफुली नेविगेट कर सकता। और अगर प्रोसेस खुद पनिशमेंट ना होता, जहाँ समन होना, अपियर करना, बेल अरेंज करना, रिप्रेजेंटेशन ढूंढना, ये सब एक सेंटेंस है, चाहे कन्विक्शन कभी हो या ना हो। सरकार एक फ्रेमवर्क का एग्जिस्टेंस दिखाकर उसे एक्सेस बोल रही है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सरकार का असली मुद्दा शायद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पीआईएल के इस कैरेक्टराइजेशन से आता है कि कैसे वो आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और डिनोमिनेशनली हॉस्टाइल लिटिगेशन का जनरल लाइसेंस बन गया है। मतलब कंप्लेन ये नहीं है कि पीआईएल का मिसयूज हो रहा है, कंप्लेन ये है कि पीआईएल का इस्तेमाल गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्रोग्राम के खिलाफ हो रहा है, उसकी आइडियोलॉजी, उसके पॉलिटिकल शेनानिगन्स, उसके कम्युनल मोबिलाइजेशन के अगेंस्ट। और पीआईएल ही वो प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट रहा है जिसके जरिए सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और ऑपोजिशंस ने सीए, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, यूएपीए डिटेंशंस, प्रेस फ्रीडम वायलेशंस, इन सबको चैलेंज किया है। इसलिए पीआईएल हटवा के सरकार हमारा वो लास्ट हथियार जब्त कर लेना चाहती है जो मोस्ट ऑप्रेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से लेकर किसी आम सिटीजन के पास है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स बस अब पन्नों में रहे, हकीकत में ना बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए शेयर करने की। थैंक यू एंड जय हिंद।